गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग गुड मैम। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। आज हम आप लोगों से सीसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जो हमारा पेपर सेकंड है उसे मेजरमेंट, एवोल्यूशन एंड स्टैटिक्स, उसके अंतर्गत हम यूनिट 6 का पार्ट है सीसीसी, उसके बारे में आज विस्तृत चर्चा करेंगे। पहले हम लोग जानेंगे इसकी विषय वस्तु के बारे में। पहले सर हम आप लोग अपना जानेंगे माइक, आवाज आ रही है, डिस्टर्ब हो रहा है। विषय वस्तु के बारे में जानेंगे। आरटी 2009 के संदर्भ में विद्यार्थी का मूल्यांकन कैसा है। फिर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आशय क्या है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आशय है या नहीं है। आकलन और मूल्यांकन में अंतर। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य के बारे में जानेंगे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के क्षेत्र के बारे में जानेंगे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के उपकरण के बारे में जानेंगे। फिर सतत एवं मूल्यांकन प्रणाली की विशेषता अथवा गुण के बारे में। फिर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली की कमियां अथवा दोष के बारे में। फिर हमारा नेक्स्ट है प्रश्न बैंक क्या है। प्रश्न बैंक का निर्माण की प्रक्रिया कैसे होती है। प्रश्न बैंकों की विशेषताएं अथवा गुण के बारे में। प्रश्न बैंक की सीमाएं अथवा दोष, इसके बारे में हम जानेंगे। तो पहले हम लोग सीसी को जानने से पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि सीसी का क्या उद्देश्य था, वो क्यों आया, उसकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इसके हम लोग बैकग्राउंड में जाके बात करते हैं। तो जैसे कि हमारे यहाँ जो कहा गया था कि जो सीसीई है उसकी जो प्रक्रिया स्टार्ट हुई वो 2009 से स्टार्ट हुई। 2009 से इसका प्रावधान लागू किया गया, क्योंकि इसमें ये था कि आवश्यकता हमको इसलिए पड़ी क्योंकि जो हमारे साल भर का जो एग्ज़ाम होता था वो हम लोग देते थे, और लास्ट में हम लोग अनुत्तीर्ण और उत्तीर्ण के अनुसार ही उसमें डिस्कस कर लेते थे कि बच्चा कौन सा उत्तीर्ण है कौन सा अनुत्तीर्ण है। तो हम लोग को समझ नहीं आता था कि जो बच्चा अनुत्तीर्ण हुआ है उसका क्या रीज़न है, क्या उसके पास ऐसी समस्या आ गई जो अनुत्तीर्ण हो गया। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो विशिष्ट बालक भी होता है वो किसी भी सब्जेक्ट में अनुत्तीर्ण हो जाता है, और फिर क्या होता है कि लास्ट में हम लोग जब उसका मूल्यांकन करते हैं तो क्या होता है कि वो फेल हो जाता है। तो इसकी हमें इसलिए और भी ज़रूरत पड़ी कि साल भर का जो लास्ट में एग्ज़ाम होता है उसको कराने की अपेक्षा कि हम लोग जो निरंतर उसका मतलब क्या बोलते हैं कि एग्ज़ाम करा मतलब निरंतर उसकी प्रैक्टिस कराते रहे, तो जिससे उसके जो लास्ट में एग्ज़ाम दे उस पर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़े, इसलिए हमको इसकी आवश्यकता पड़ी। फिर हम लोग इसके इतिहास के बारे में जाते हैं, तो जानने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा कोठारी कमीशन था उसमें भी बहुत सारी बातें कही गई थी। जैसे कि उन्होंने भी कहा था कि जो हमारा सीसी है उसको लाने का प्रयास किया जाए, परमानेंट उस पे लाने का प्रयास किया जाए। फिर उसके बाद में हमारे यहाँ एनसीएफ 2005 में भी इसकी बात की गई। फिर उसके बाद हमारे इसमें बात की गई कि जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें भी इसके बारे में बात की गई। 1986 की जो पॉलिसी थी उसके बारे में भी बात की गई। फिर जो क्या बोलते हैं कि आरटी 2009 था उसमें इसका प्रावधान लागू कर दिया गया। ये जो आरटी 2009 का एक्ट था इसमें इन्होंने कहा कि जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है व्यापक और सतत होनी चाहिए, और इसको 1 अप्रैल से लागू कर दिया गया। तो जो इसमें इनका उद्देश्य क्या था कि आरटीई का, कि जैसे कि हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग डरते थे बहुत ज़्यादा कि परीक्षाएं हो रही हैं। पहले हम लोग कहते थे ना कि जो 5th क्लास की थी बोर्ड की परीक्षा बोली जाती थी, 8th की परीक्षा बोर्ड की परीक्षा बोली जाती थी। तो क्या करना था कि इनके तनाव को भी कम करना था। जो बच्चे के अंदर भय बना था बोर्ड की परीक्षा है, और बोर्ड की परीक्षा से क्या होता था बच्चा डर जाता था, तो उनके तनाव को कम करने के लिए फिर ये एक्ट आरटीई 2009 आया। इसमें क्या किया गया, इसमें ये जो 5वीं और 8वीं की जो बोर्ड परीक्षा थी इसको खत्म कर दिया गया। और इन्होंने यहाँ पे क्या लाया, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रावधान प्रस्तुत किया। इन्होंने ये कहा था कि बच्चे की जो भी सफलता का इसमें क्या होता है कि प्रमाण नहीं देना है, प्रमाण पत्र नहीं देना है, बच्चे का क्या करना है निरंतर मूल्यांकन करते रहना है।
क्योंकि और इसमें इन्होंने कई उद्देश्य बनाए थे, जैसे कि उन्होंने कहा था आरटी मतलब आरटी 2009 में ये भी कहा था कि ये क्यों किया जाना चाहिए, जो बच्चे के अंदर एक भय बन गया था ना कि बोर्ड की परीक्षा है, हमको ऐसे पढ़ना है, तो बच्चा क्या हो रहा था कि बच्चा डर जा रहा था, तो बच्चा पढ़ नहीं पा रहा था उस हिसाब से कि बोर्ड की परीक्षा का नाम लेते ही बच्चे के अंदर भय उत्पन्न हो गया। तो क्या था, परीक्षा का जो भय था उसको कम करना था और मानसिक तनाव को भी खत्म करना था। आरटी 2009 का प्रावधान था कि इसको खत्म किया जाए, जिससे बच्चे के मानसिक जो स्तर है उसमें कोई भी कमी ना आए और वो अच्छे से कोई भी चीज को कर पाए। और फिर इन्होंने आरटी 2009 ने कहा कि इसका प्रावधान इसलिए और भी लाया गया, जो हम लोग बच्चे के रटने पे ज्यादा बल दिया जाता था, मेमोरी जो लेवल था उसमें बहुत ज्यादा रटने पे बल देते थे, तो उसको खत्म करने की इन्होंने बात कही। इन्होंने कहा कि बच्चे की रटने की जगह सृजनात्मक जो बच्चा चिंतन करता है उस पे बात की जाए, ताकि जो बच्चे का विकास है वो अच्छे से हो सके और बच्चा जिस चीज क्षेत्र में जाना चाहता है वो चीज वो जान सके, उसके अंदर चिंतन शक्ति बढ़ सके, उसके अंदर क्या होता है कि सृजनात्मकता बढ़ सके। ऐसा ना हो कि बच्चे को रटाने पे बल दे दिया जाए तो बच्चा क्या करे, रटने पे बल दे, वो जो चीजें सोचना चाहता है वो सोच ना पाए, क्योंकि जो हम लोग का विकास है वो बचपन से ही होता चला आता है। तो क्या होता है, बच्चा अगर रटने पे ज्यादा फोकस करने लगेगा तो उसकी चिंतन शक्ति जो होती है वो समाप्त होने लगती है। इस वजह से इन्होंने आरटी का एक्ट, उनका प्रावधान था कि बच्चे की रटने की क्षमता पे भी कम बल दिया जाए, जिससे बच्चों के अंदर सृजनात्मकता और जो चिंतन की क्षमता है वो अधिक से अधिक विकसित हो सके। इन्होंने एक बात और कही थी कि जो एक ही पैमाना है सभी बच्चों पे, एक ही पैमाना लागू किया जाए, ये नहीं है कि हर बच्चे के लिए अलग अलग पैमाने बनाए जाए। अगर कोई भी ग्रेडिंग का सिस्टम अगर आता है इसमें ABCDE, तो हर बच्चे के लिए उसी तरीके की ग्रेडिंग प्रावधान में लानी चाहिए और उस पर कई प्रकार के क्वेश्चंस भी बनाने चाहिए, जिससे बच्चे की जो होती है चिंतन शक्ति का विकास हो सके और वो नई चीजों को डेवलप करने में आगे आ सके। फिर हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से आशय क्या है इसका। जैसे कि इसमें ये लिखा हुआ है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बच्चों के विकास के समस्त क्षेत्रों तथा सतत एवं नियमित आकलन है, जिससे विभिन्न विधियों एवं उपकरणों के माध्यम से बच्चों का आकलन किया जाता है। जैसे इन्होंने ये बात कही कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जैसे भी हम आपसे कहते चले आ रहे हैं कि हर जितनी भी पॉलिसियां बनी सब में इसके बारे में बात की गई है, तो इसमें क्या था, बच्चों का जो विकास है वो सर्वांगीण विकास करना था, हर क्षेत्र में बच्चे का विकास करना था, ना कि सिर्फ उसको मानसिक विकास करना था। बच्चे का जो शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, नैतिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, सभी प्रकार के विकासों को करना था और विभिन्न प्रकार की विधियों का भी उपयोग करके, ये नहीं कि सिर्फ एक प्रकार की विधि का उपयोग किया और उसी तरीके से ही पढ़ाते चले गए। क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी बच्चा अलग अलग फील्ड का होता है, अलग अलग मेमोरी लेवल का होता है, तो क्या होता है कि फिर बच्चा वो चीज़ नहीं सीख पाता है। तो इसमें क्या है, विभिन्न विधियों का भी प्रयोग किया जाए जिसके माध्यम से बच्चों का हम लोग आकलन कर सके और बच्चा अच्छे से अच्छे सीख सके। फिर हम लोग जानेंगे इसके 3 एस्पेक्ट है, जैसे कि सतत, व्यापक और मूल्यांकन। सतत से तात्पर्य यह होता है कि जो सतत शब्द है वो आकलन से ही कहीं ना कहीं संबंधित होता है, जुड़ा हुआ होता है। इसका मतलब होता है कि सतत का लगातार आकलन करना। लगातार मतलब बच्चे का ये नहीं है कि आज किया कल नहीं किया। और क्या होता है कि बच्चे का अगर सतत या जैसे कि आकलन करते हैं तो बच्चे के अंदर एक बहुत सारी, क्या बोलते हैं कि, चीज़ों को जानने की और समझने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें वो करने लगते हैं। अब जैसे कि असतत का है कि लगातार मूल्यांकन आकलन, और क्या होता है कि कभी कभी बच्चों को ऐसा होता है कि आज मूल्यांकन किया फिर कुछ दिन बाद नहीं किया, तो क्या होता है बच्चे वो चीज़ भूलने लगते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, अगर हम लोग उसे ABCD सिखा रहे होते हैं, 1 2 3 सिखा रहे होते हैं, तो हम लोग रोज उसे रोज ABCD पढ़ाते हैं ना, ABCD रोज पढ़ाते हैं, 1 2 3 रोज पढ़ाते हैं, छोटा बड़ा रोज पढ़ाते हैं, तो ही वो चीजें सीख सकता है। अगर वो उसको 1 2 4 दिन गैप कर दिया जाए तो क्या बच्चा सीख सकता है? तो बच्चा नहीं सीख सकता है। इसीलिए सतत मूल्यांकन का आशय यही है कि उसे लगातार करना चाहिए
और लगातार करते रहना चाहिए, बीच में ही नहीं। जैसे कि अब हम लोग अपने लिए ही देख लेते हैं कि जैसे कि हम लोग हायर में देखते हैं, कोई भी चीज होती है कि अगर हम लोग, अब जैसे कि हम लोग को पीपीटी बनाने को दिया गया, ठीक है, अगर हम लोग पीपीटी एक दिन बनाते, दूसरे दिन नहीं बनाते, तो क्या हम लोग सीख सकते थे? हम लोग नहीं सीख सकते थे। तो हम लोगों ने क्या किया, लगातार उस पर काम किया, तो क्या हुआ, हम लोग उसको अच्छे से सीख सके। तो उसी प्रकार छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे को भी चीजों को सिखाना पड़ता है। तो इसलिए वो लगातार, जब बच्चा लगातार वो चीजें सीखता चला जाता है, तो उससे क्या होता है कि उसके अंदर एक चीज का डेवलप हो जाता है, तो वो क्रम वाइज सीखता चला जाता है। तो ये लोग इसको जो कहते हैं कंटिन्यूअस सतत मूल्यांकन। फिर हम लोग व्यापक मूल्यांकन की बात करते हैं। तो व्यापक मूल्यांकन में क्या होता है कि जो व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत क्या होता है कि बच्चे का, इसके अंदर कहते हैं ना, होलिस्टिक पूरा डेवलपमेंट करना होता है। जैसे क्या होता है कि जो समस्त जो कौशल होते हैं बच्चे के अंदर, उनके गुणों का विकास करना होता है। जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास एवं संवेगात्मक विकास भी इसके अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। जैसे कि शारीरिक विकास को हम लोग ले लें, तो जैसे कि जो हम लोग बचपन में क्या होता था कि हम लोगों को पीटी कराई जाती थी, योगा के पहले तो हम लोग, योगा एक तरीके का ये योगा था, हम लोग को पीटी कराई जाती थी। और कई, जैसे कि कबड्डी खिलाई जाती थी, खो खो खिलाया जाता था, बास्केटबॉल होती थी, वो खिलाए जाते थे। कई प्रकार के जो गेम खिलाए जाते थे, वो हमारा क्या कहता था, शारीरिक जो विकास होता था उसमें काफी मददगार होता था। तो इसमें ये कहा गया कि इनका शारीरिक विकास भी होना चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ उनको पढ़ने पे ही जोर दिया जाए। अगर वो बच्चा पढ़ता रहेगा तो उसमें क्या होगा, वो थोड़ा सा तनाव में आ जाएगा, उसका क्या मानसिक जो पटल होगा वो क्या, उसमें तनाव की स्थिति पैदा हो जाएगी, तो वो उन सब चीजों को नहीं कर पाएगा। तो इसमें क्या को करिकुलम एक्टिविटीज का भी पार्ट है। तो इसमें व्यापक में हम लोगों को शारीरिक विकास तो करना ही चाहिए। फिर उसके साथ में हम लोग क्या करते हैं कि जो मानसिक विकास होता है, मानसिक विकास में क्या करते हैं हम लोग है, मानसिक विकास में जैसे कि बच्चे को हम लोग असाइनमेंट दे देते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट वर्क दे देते हैं कि आपको ये काम करना है। अब जैसे कि कोई भी स्टोरी दे देते हैं तो उस पर आपको ये काम करना है, आप ये करके लाएंगे। तो क्या होता है, उससे ये जानने का प्रयास किया जाता है कि बच्चे किस स्तर के हैं और क्या वो कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। ये भी सब जानने का हमको इसमें मतलब मिलता है कि हम लोग, क्या बच्चा सीख रहा है और क्या नहीं सीख रहा है। तो मानसिक उसकी स्थिति, प्रोजेक्ट जैसे हम ही लोगों को ही है, तो बच्चा किस, हम लोग ही है, मानसिक जैसे स्थिति है, तो हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग को प्रोजेक्ट कार्ड दिया गया तो हम लोग कई प्रकार से ढूंढते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। तो कई प्रकार से चीजें चीज़ें पता चलती हैं कि बच्चे ने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा। तो मानसिक विकास भी बच्चे का बहुत ज़रूरी होता है। फिर हम लोग आते हैं सामाजिक विकास। तो हम लोग को बच्चों को सामाजिक विकास भी डेवलप करना होता है। सामाजिक विकास के अंतर्गत बच्चे को हम लोग क्या करा सकते हैं, जैसे कि बच्चे के अंतर्गत जो खेल होते हैं और जो संबंधित, जैसे कि स्वच्छता अभियान है, उनके प्रति बच्चों को जागरूक कर सकते हैं, वृक्षारोपण के प्रति बच्चों को जागरूक कर सकते हैं। और जैसे इस समय स्थिति चली हुई है कोविड, तो उन्हें हम बता सकते हैं कि समाज में एक कोरोना काल आया है जिसमें बहुत सारी ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो हम लोग को क्या करना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए। तो इस वजह से बच्चों को क्या होता है कि सामाजिक में ये सब चीज़ें, एक अलग अलग छोटे छोटे प्रोग्राम चलाने चाहिए कि जिससे बच्चों का सामाजिक में, जो समाज में चीज़ें चल रही हैं उनके बारे में बच्चों के अंदर जागरूकता पैदा हो। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो चीज़ों को जानने के लिए काफ़ी प्रेरित होते हैं कि ऐसा हो सकता है, सफाई से क्या लाभ है, क्या हानियाँ हैं, उसके बारे में भी हम बच्चों को बता सकते हैं कि सफाई से कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं और क्या बोलते हैं, सफाई करने से कौन कौन से हमें लाभ भी प्राप्त होते हैं। तो बच्चे को हम लोग ये भी सिखा सकते हैं, वृक्षारोपण से क्या क्या फायदे हैं वो बच्चों को बता सकते हैं। इस समय जैसे मैंने बताया कोविड की स्थिति चल रही है, तो बच्चों को हम लोग बताते हैं कि आप लोग हाथ धोइए, सैनिटाइज कीजिए अपने परमानेंट हाथ। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, समाज में रह के बच्चा सीखता है, आसपास के जो माहौल होते हैं, वातावरण है, उनसे बहुत सी सारी चीज़ें बच्चा सीखता है। तो ये बच्चे का जो सामाजिक विकास है वो हम लोग डेवलप कर सकते हैं। फिर हम लोग आते हैं इसके नैतिक विकास में। तो नैतिक विकास हम लोग इसका कैसे डेवलप कर सकते हैं, जो हमारे जो आदर्श होते हैं, तो
उनके बारे में हम बता सकते हैं। बच्चों को बता सकते हैं कि जो हमारे गांधी जी कैसे थे, हमारे जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, उनके बारे में बता सकते हैं। कुछ जो आदर्श होते हैं जो उनके बारे में बता सकते हैं कि आपको, जैसे गांधी जी हमारे सत्य के राह पे चलते थे, तो बच्चों को बता सकते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए। बहुत सी सारी चीज़ें होती हैं कि बच्चों को हम बता सकते हैं कि ये सब चीज़ें करनी चाहिए, जिससे बच्चों का जो नैतिक विकास है वो भी अच्छे से डेवलप हो सके। और फिर उसके बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास से तात्पर्य ये है कि जैसे कि बच्चे के अंदर, बच्चा छोटा होता है तो उसे दुख और ये सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता। जब मार दो बच्चे को तो समझ में आता है कि हाँ उसे दुख हुआ है, कि उसे पिटाई लगी है। तो क्या बच्चे के अंदर संवेगात्मक विकास भी डेवलप करना होता है कि बच्चे को बताना पड़ता है कि ये चीज़ें होती हैं। बच्चा उस सब चीज़ों को सीख जाता है संवेगात्मक विकास से। बच्चा भी हंसना, रोना, हर तरीके के जानने लगता है, क्योंकि बच्चा काफ़ी बड़ा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो एक क्लास 1 या क्लास 2 में आ जाता है। तो बच्चे का इससे क्या होता है कि जो विकास की प्रक्रिया है वो निरंतर चलती है। तो बच्चा ये सब चीज़ें भी धीरे धीरे सीखने लगता है। और ये एक क्या बोलते हैं कि अच्छे नागरिक के लिए बहुत ज़रूरी है, ये आवश्यक गुण होते हैं बच्चे के। तो एक वो अच्छा नागरिक भी बन सकता है। फिर जो व्यापक स्तर होता है वो क्या होता है, वो करिकुलम और को करिकुलम एक्टिविटीज़ 2 पार्टों में डिवाइड होता है, जिसके बारे में हम आगे विस्तृत चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद में एवोल्यूशन आता है। एवोल्यूशन मतलब मूल्यांकन, कि बच्चे का जो भी उन्होंने साल भर में जो बच्चे ने एक्टिविटी की है, जो आकलन किया गया है, फिर वो कहाँ तक, किस हद तक पहुंचा है, और उसमें क्या फीडबैक उसको प्राप्त होते हैं। तो क्या होता है कि जो मूल्यांकन होता है वो लास्ट में हम लोग करते हैं बच्चे का। जैसे साल भर हम लोगों ने उसको सतत एवं व्यापक किया, फिर उसके बाद में क्या हुआ कि फिर एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया। फिर बच्चे को क्या किया, एग्ज़ाम कराने के बाद में देखा कि बच्चे में कौन सी प्रगति हो रही है, कौन सी नहीं हो रही है उसको। क्योंकि आकलन में हम लोग क्या करते हैं, उसको उपचार करते रहते हैं, फिर लास्ट में मूल्यांकन करते हैं। तो इससे बच्चा क्या होता है कि लास्ट में मतलब एक तरीके से उसका पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट देखा जाता है कि बच्चे ने किस प्रगति पे। और फिर उसको क्या करते हैं, इसमें क्या होता है कि डेवलपमेंट करते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें छात्र के साथ साथ टीचर को भी फीडबैक प्राप्त होता है, और अभिभावक को भी फीडबैक प्राप्त होता है कि बच्चे ने किस स्तर तक सीखा है और किस स्तर तक नहीं सीखा है। क्योंकि हम लोग कोई भी आकलन ऐसे नहीं कर सकते हैं कि बच्चे ने क्या सीखा क्या नहीं सीखा, वो हम लोग ऐसे नहीं बता सकते हैं। तो हम लोग एक लास्ट में एक परीक्षा कराएंगे, उसके बाद देखते हैं बच्चों ने क्या सीखा क्या नहीं। जैसे कि हम लोग के एग्जाम होते हैं, साल भर तो हम लोग लगातार कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, बट आखिरी में जो मूल्यांकन किया जाता है तो उससे हम लोग को समझ में आता है कि हम लोगों ने क्या चीज़ कर पाई, क्या चीज़ नहीं कर पाई। पहले तो ये हमने जैसे आपको पहले बताया कि पहले तो हम लोग नहीं करते थे, पहले तो बस सीधे कोई भी एग्जाम नहीं होते थे, तो पहले नहीं होते थे। अब क्या होता है कि अब यूनिट टेस्ट करा लेते हैं बच्चे का, वीकली टेस्ट करा लेते हैं, थोड़े बहुत टेस्ट, मतलब तो ये क्या बोलते हैं कि लगातार उनका मूल्यांकन करते ही रहते हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चे का जो होता है ना वो डेवलपमेंट अच्छे से हो जाता है कि, और बाद में उनका मूल्यांकन कर देते हैं। और इसमें सतत और व्यापक मूल्यांकन से एक ये भी अच्छा रहता है कि कभी कभी बच्चे को, जैसे कि लास्ट में एग्जाम देता है, कभी कभी उसकी शायद मनस्थिति सही ना हो, ठीक ना हो समय पे, तो क्या बच्चा फेल हो जाता है। तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि बच्चा फेल हो गया। तो क्या होता है कि वो चीजें नहीं उस टाइम पे शायद वो नहीं कर पा रहा है, बाद में वो कर ले। तो इससे ये भी पता चल सकता है कि जब हम लोग लास्ट में मूल्यांकन करते हैं तो पता चल जाता है कि बच्चे ने क्या सीखा है क्या नहीं। क्योंकि बच्चा वो चीजें करता चला आता है तो उसके एक मानसिक उसमें रहता है कि हमें ये काम करना है, तो बच्चा अच्छे से अच्छा कर सकता है। फिर हम लोग इसको फीडबैक भी देते हैं। फिर जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जो हमारी एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं, उसमें क्या करते हैं, बच्चे का जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है वो निरंतर करते रहते हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा इस स्क्रीन पे, पादप के पोषण, तो ये मैंने चैप्टर लगाया हुआ था। इसमें देखिए, इसमें कक्षा 6 का है। इसमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद में बूझो कहते हैं, बूझो इसमें वो है, वो कहता है कि बूझो जानना चाहता है कि पादप अपना भोजन किस प्रकार बनाती है। तो क्या होता है
कि बच्चे को तो नहीं पता होता है, बच्चा जब पढ़ेगा तभी तो चीजें को समझ पाएगा। तो ऊपर इसके बारे में पूरा दिया हुआ है कि वो पौधों से बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। तो क्या बच्चे ने जब पढ़ा तो फिर क्या, फिर उसको एक क्वेश्चन पूछा गया, उसमें बूझों ने पूछ लिया एक क्वेश्चन, तो बच्चे ने क्या किया, वहां पे बता दिया कि जो क्या बोलते हैं कि किस प्रकार से भोजन बनाते हैं। फिर इसके बाद में इनकी विधि है, फिर बच्चे ने विधि पढ़ ली। विधि के बाद क्या बताते हैं, विधि के बाद फिर देखो क्या पहली, ये मतलब जो बूझो है इनकी जो है वो पहली जानना चाहती हैं, वो एक पहली की तरीके से पूछती हैं, बच्चे को घुमा के क्वेश्चन पूछती है कि बच्चे ने सीख पाया कि नहीं सीख पाया। तो उसके अनुसार क्या होता है कि ये जो एनसीईआरटी की बुक्स है इनमें सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का सबसे अच्छा उदाहरण दिया हुआ है कि वो कोई भी चीज पढ़ाते हैं, फिर एग्जाम्पल देते हैं, फिर पढ़ाते हैं, फिर एग्जाम्पल देते हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है अच्छे से सब चीजों का, वो अच्छे से हो जाता है और बच्चे जल्दी से जल्दी उसको सीख भी लेते हैं। तो ये जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं, इस समय ये जो केवीएस है, केंद्रीय विद्यालय, यहाँ पे ही सतत एवं व्यापक मूल्यांकन चल रहा है। जो हमारे ये जो यूपी बोर्ड है उसमें ये सब मूल्यांकन अभी भी प्रावधान इसका लागू नहीं हुआ है, तो केवीएस में ही इसका अभी तक सीसी चल रहा है। तो ये जो सारी क्रियाकलाप है इसके अनुसार हम लोग समझ सकते हैं कि सीसी क्या होता है और बच्चे किस प्रकार से सीख सकते हैं। फिर हम लोग जानने की कोशिश करते हैं आकलन और मूल्यांकन में अंतर। जो हमारा आकलन होता है वो मूल्यांकन से पहले की प्रक्रिया है। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि सतत मूल्यांकन है, वो आकलन एक तरीके का आकलन है। क्यों? क्योंकि वो लगातार होता चला जाता है। और आकलन से पहले हम लोग क्या करते हैं, बच्चे का मापन करते हैं। जो हमारा शिक्षक होता है वो क्या करता है, मापन करता है और वो फिर उसके बाद में बच्चे का आकलन करता है। तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि आकलन मूल्यांकन करने की एक प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है, सतत चलती रहती है। इससे छोटे छोटे उद्देश्यों के लिए किया जाता है। आकलन से निरंतर सुधार, उपचारात्मक शिक्षण भी किया जाता है। जैसे हमने कोई भी छोटा उद्देश्य बनाया कि आज हम बच्चों को ये ड्राइंग सिखाएंगे, तो फिर क्या होगा कि बच्चे को छोटा सा उद्देश्य बनाया कि आज हमको ये पूरा करना है, छोटा सा उद्देश्य। तो छोटा उद्देश्य बनाया तो बच्चे ने क्या किया कि बच्चे को एक दे दिया गया, सर्किल दे दिया गया, बोला कि इसमें आप एक कार्टून बनाइए, सर्किल के अनुसार एक कार्टून बनाइए। तो बच्चा क्या करेगा, वो कार्टून बनाने की कोशिश करेगा। छोटा उद्देश्य दे दिया, फिर उन्होंने टाइम दे दिया कि इतनी देर में बनना है, एक क्लास में ये बनना है। तो बच्चे ने क्या किया, उसको बनाया। तो उसको समझ में क्या आया कि उसने कितना सीख पाया, उसके छोटे से जो उद्देश्य थे उसकी क्या प्राप्ति हुई है कि नहीं हुई है। अगर बच्चा नहीं कर पा रहा है तो फिर क्या करेंगे, फिर दोबारा चीजें कराएंगे। तो जो आकलन हमारा होता है वो छोटे छोटे उद्देश्यों के लिए ही बनाया जाता है। कोई भी छोटे छोटे उद्देश्य बना लेते हैं, उसके अनुसार ही हम लोग आकलन करते हैं। बच्चा ऐसे और अच्छे से अच्छे सीख पाता है। अगर किसी बच्चे को सर्किल दिया गया है और बच्चा वो चीज़ नहीं बना पा रहा है, फिर क्या करेंगे, फिर हम लोग इसका आकलन करेंगे। तो फिर हम लोग आकलन करेंगे तो बच्चा उसको सीख गया तो ठीक है, और फिर उसके बाद नहीं सीखा तो फिर हम लोग उसका छोटे आकलन करेंगे, फिर उद्देश्य बनाएंगे कोई, फिर उसका आकलन करेंगे। तो इससे क्या है कि बच्चा अच्छे से सीख जाता है। फिर हम लोग जानते हैं इसके मूल्यांकन के बारे में। इसमें है विशिष्ट उद्देश्यों के लिए आकलन के आधार पर लिया गया निर्णय मूल्यांकन है। मूल्यांकन द्वारा शिक्षकों, पालकों एवं बच्चों को फीडबैक प्राप्त होता है या कक्षा उन्नति का भी आधार होता है। जैसे भी मूल्यांकन बताया पूरे सत्र के लिए किया जाता है, तो एक साल के लिए पूरा मूल्यांकन किया था। तो इसमें क्या है, विशिष्ट उद्देश्य बनाया जाता है कि बच्चों को हमको किस तरीके से पढ़ाना है, किस तरीके से नहीं पढ़ाना है। तो उनके क्या होते हैं, एक विशिष्ट उद्देश्य बने होते हैं, किस तरीके से बच्चा सीख रहा है, किस तरीके से बच्चा नहीं सीख रहा है। तो वो क्या होता है कि उनके जो विशिष्ट उद्देश्य हैं वो किस हद तक पूरे हुए हैं और किस हद तक पूरे नहीं हुए हैं। इससे क्या होता है कि जो शिक्षक होते हैं, जैसे कि अभी मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था, उनको भी फीडबैक प्राप्त होता है, पालक होते हैं उनको भी फीडबैक प्राप्त होता है, और बच्चे होते हैं उनको भी फीडबैक प्राप्त होता है। तो क्या इससे पता चलता है जो कक्षा की उन्नति है वो कैसी है और कैसी नहीं है। तो इसमें ये मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। आकलन और मूल्यांकन एक सिक्के के दो पहलू हैं। पहले आकलन होगा, फिर हम लोग बच्चे का मूल्यांकन करेंगे। आकलन मूल्यांकन के बिना अधूरा है।
फिर हम लोग जानने की कोशिश करते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आशय या नहीं है। मतलब इसमें एक आ गया है कि जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है उसका आशय या नहीं है कि बच्चे को ज्यादा तनाव, भय और ये सब चीजें दे दी जाए जिससे बच्चा डर जाए और उन सब जो बच्चा पढ़ रहा है उन सब चीजों को ना कर पाए। तो जैसे हम लोग इसका पहला पॉइंट पढ़ते हैं, यह परीक्षा का प्राय नहीं है और ना ही बच्चों को नियमित परीक्षण है। इसमें क्या है कि ये एक तरीके की परीक्षा नहीं होती है कि बच्चों को परमानेंट परीक्षा करा रहे हैं, परीक्षा नहीं है। इसमें क्या होता है कि बच्चों को प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिस टीचिंग होती है ना, उस तरीके की प्रैक्टिस कराई जाती है कि बच्चा उसे नियमित तरीके से सीख सके, ना कि उस पर ज्यादा बोझ पड़े, ना ही वो समझ पाए कि वो मतलब समझ सके कि परीक्षा है तो उसे अंदर कुंठा उत्पन्न हो, तनाव उत्पन्न हो कि नहीं आज परीक्षा है, हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा हम नहीं कर पाएंगे, तो बच्चा क्या फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल भी आशय नहीं है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का। उनका आशय यह है कि बच्चा जो भी सीख रहा है वो लगातार सीखे और नियमित रूप से सीखे, मगर परीक्षण से कोई भी इसका तात्पर्य नहीं है। जैसे कि इसके अंतर्गत हम लोग ये देख सकते हैं कि जो हम लोग बच्चों को ये छोटे छोटे दे देते हैं ना, तो को करिकुलम एक्टिविटीज दे देते हैं और ये प्रोजेक्ट जैसे वर्क दे देते हैं हम लोग, क्राफ्ट का वर्क दे देते हैं। जैसे बच्चों को क्या बच्चे ने सीखा तो हम लोग कह देते हैं कि पर्यावरण पे आप एक क्राफ्ट बना के लाइएगा। बच्चे बना के लाते हैं, छोटे छोटे क्राफ्ट बना के लाते हैं, बच्चे जानते हैं उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, तो क्या है बच्चे के ऊपर बोझ भी नहीं आएगा और बच्चा उसे आसानी से कर लेगा। जैसे कि कल ही हम लोग इसके बारे में बात कर रहे थे, तो हम लोग क्या कहते थे उसके बारे में, जैसे कि हम लोग के 5th क्लास थे तो उसमें क्या हम लोग को किया गया था कि एक क्राफ्ट दे दिया जाता था। तो हम लोग क्या करते थे, सीखने की कोशिश करते थे। जैसे हमें लोगों को मिट्टी के फल दिए गए थे, मिट्टी मिट्टी लेके आप फल बनाइएगा, तो हम लोग को उसको अच्छा भी लग रहा था और चीजें भी हम लोग सीखे जा रहे थे। तो और उससे हम लोग का क्या हो रहा था, उससे हम लोग को समझ में भी आ रहा था कि बच्चे ने किस हद तक कोई भी चीज सीखी है, कोई चीज नहीं सीखी है। और आजकल तो क्राफ्ट के माध्यम से बहुत सारी चीजें सिखाई जा सकती हैं। बच्चों को दे दिया जाता है कि आप पूरी जो आपका ABCD जेड तक है उसको एक उस पे क्या बोलते हैं एक पेपर पे करके क्राफ्ट की तरह बना के लाइए। तो क्या होता है बच्चे के हम लोग सीख भी लेते हैं और उनको ये भी नहीं लगता है कि उनका आकलन भी हो रहा है। तो इनका आशय ये नहीं था कि परीक्षा का, इनका आशय नहीं था कि परीक्षा कराई जाए, मतलब ये कि नियमित उनका आकलन तो किया जाए बट परीक्षा ना, उनके प्रेशर किसी भी चीज का ना हो। फिर है सेकंड पॉइंट, बच्चों को ग्रेड या अंक देना, फेल पास का सर्टिफिकेट देना। तो इनका ये आशय बिल्कुल नहीं था कि बच्चों को ग्रेड दिया जाए, कि बच्चों को अगर फर्स्ट है जो भी बच्चा आया वो A ग्रेड हो गया, बच्चा सेकंड आया तो उसे B ग्रेड हो गया। इनका ये बिल्कुल भी आशय नहीं था, क्योंकि क्या होता है कि बच्चा इससे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है कि उनको A ग्रेड मिला, क्या उसमें तुलना होने लगती है बच्चों के अंतर्गत है। और इसमें ये था कि इसमें ये भी नहीं कहा उन्होंने कि फेल या पास का सर्टिफिकेट, फेल या पास का सर्टिफिकेट देना ही नहीं है बच्चे को। क्यों? क्योंकि बच्चे के अंदर लगता है अब मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, मैं तो फेल हो गया। तो बच्चा क्या होता है, बच्चे के अंदर एक बहुत परेशानी आती है, वो बहुत ज्यादा बहुत टेंशनाइज हो जाते हैं बच्चे हैं इससे। तो इनका ये बिल्कुल भी आशय नहीं था कि बच्चे को फेल पास करना है या ग्रेड या अंक देना है। उनको बताना है कि आप ये काम कैसे कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं और किस तरीके से आपको ये चीजें करनी है। फिर है बच्चों को नाम देना, जैसे धीमी गति से सीखने वाला, कमजोर, होशियार, समस्या मूलक विद्यार्थी आदि। तो क्या होता है कि जैसे जो बच्चे होते हैं ना वो अपनी क्लास में हर तरीके के होते हैं। जैसे विशिष्ट बालक भी होते हैं, सामान्य बालक भी होते हैं और क्या बोलते हैं कि पिछड़े बालक भी होते हैं, मंद बुद्धि बालक भी होते हैं और कई प्रकार के समावेशी बालक भी होते हैं। बहुत तरीके के जो डिसेबल चाइल्ड होते हैं वो भी होते हैं। तो किसी भी बच्चे को अगर कोई होशियार है तो उसे ये नहीं कहना है कि वो होशियार बच्चा है, उसकी तुलना भी नहीं करनी है। तो वो होशियार है, उसको नाम नहीं देना है होशियार बच्चे खड़े हो जाओ, ये नहीं कहना है धीमी गति वाले बच्चे खड़े हो जाओ। तो ये सब हम लोग उसको सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का बिल्कुल भी आशय नहीं था कि बच्चे को नाम देना और कमजोर होशियार कहना है, बिल्कुल भी नहीं था। बच्चे को एक ही जो क्या बोलते हैं कि एक ही कक्षा में समावेशी शिक्षा देना और बच्चे को एक ही उसमें पढ़ाना कि जो बच्चा है उसे लगातार मूल्यांकन करते रहना, उनका जो विशिष्ट है वो विशिष्ट है। जो क्योंकि बच्चा जो होता है ना क्लास में हर स्थिति का होता है, तो हर तरीके से बच्चों को पढ़ाना है और उनको कोई भी नाम देकर पुकारना नहीं है। और फिर हम लोग इसका नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, बच्चों को भय व दबाव में अध्ययन के लिए प्रेरित करना।
ये बिल्कुल भी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का बिल्कुल भी आशय नहीं है कि बच्चे को भय दिया जाए, नहीं आज तुम्हारा एग्जाम है, तुम एग्जाम करोगे, आज तुम्हें ये सब काम करना है, तो क्या होगा कि बच्चा इससे भय हो जाएगा। तो इसको बिल्कुल भी अध्ययन के लिए उसको प्रेरित नहीं करना है। बच्चे का जिस चीज में मन लग रहा है वो चीज उसको देखनी है कि वो चीज कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बिल्कुल भी बच्चे के अंदर भय पैदा नहीं करना चाहता है, इसलिए इसका बिल्कुल भी आशय नहीं कि बच्चे के अंदर कोई भय पैदा हो और वो क्या बोलते हैं कि दबाव के कारण अपना अध्ययन करे। तो बच्चा जब दबाव के कारण अध्ययन करता है, क्या वो सीख सकता है? नहीं सीख सकता है। वो शायद उस समय तो चीजें पढ़ ले, तो बाद में उसे वो चीज याद नहीं रहती है, क्योंकि हम ये चाहे छोटे बच्चे हों चाहे बड़े बच्चे हों, उनके अनुसार ही देखना पड़ता है। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी जो हम लोग दबाव में काम करते हैं वो काम हम लोग शायद अच्छे से नहीं कर सकते हैं, और जो लोग हम जैसे कि जो काम हम लोग अपनी मन के अनुसार करते हैं वो काम हम लोग का क्या होता है, वो अच्छे से हम लोग कर सकते हैं। फिर हम लोग इसका नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, बच्चों की प्रगति की तुलना अन्य बच्चे से करना। जैसे कि अभी मैंने आपको ऊपर एक पॉइंट बताया, बच्चों को नाम देना, जैसे धीमी गति। तो क्या होता है कि इसका जो लास्ट पॉइंट है, बच्चों की प्रगति की तुलना अन्य बच्चों से करना, ये नहीं करना चाहिए। कोई भी अगर बच्चा है होशियार तो ये नहीं कहना है टीचर को भी वहां पे कि वो बच्चा कितना अच्छा पढ़ने में हो, तुम तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते हो पढ़ाई पे, और तुम ऐसे हो, तुम बहुत कमजोर बच्चे हो, तुम बहुत क्या बोलते बहुत ज्यादा ही वीक हो, कुछ तुम्हें समझ में नहीं आता है, कुछ चीज तुम्हें समझाई नहीं। तो क्या होगा, बच्चे के अंदर एक तनाव पैदा हो जाएगा, वो सोचने लगेगा कि शायद मुझे कुछ आता नहीं है। वो क्या, तुलना नहीं कभी करनी चाहिए बच्चे के अंदर। कोई भी बच्चा कैसा भी क्यों ना हो, उसको चीजें समझानी चाहिए, बट ये कि तुलना करे तो तुलना नहीं करनी चाहिए। क्योंकि कोई कोई बच्चा होता है वो शायद धीमी गति से सीखता है, कोई बच्चा होता है वो बहुत जल्दी कैच कर लेता है चीजों को। तो इसलिए बच्चों को किसी भी तुलना नहीं करनी चाहिए, किसी की प्रगति के अनुसार तुलना नहीं करनी चाहिए, तो जिससे बच्चों का मनोबल बना रहेगा। और इसमें इन्होंने देखो एक पिक दे रखी है, इसमें देखिए एक जो गर्ल्स बनी हुई है उसने बहुत सारी बुकें ले रखी हुई हैं। बुक्स क्या है कि गिरती चली आ रही हैं। तो क्या, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा बच्चों के मन से पढ़ाई के बोझ एवं परीक्षा के तनाव को दूर करना था। क्या होता है कि आजकल बच्चों पे इतना ज्यादा वर्डन दे दिया है, इतना ज्यादा वर्डन दे दिया है कि बच्चे क्या करते हैं कि वो चीजें कर ही नहीं पाते, एक चीज में मन लगाते हैं फिर उनको याद आता है कि मुझे दूसरा काम करना है। तो जैसे हमारी यशपाल समिति थी 1993 में जो आई थी, उन्होंने भी कहा बच्चे के बस्ते के बोझ को कम किया जाए, क्योंकि अगर बच्चे के बस्ते का बोझ अगर कम होगा तो बच्चे अधिक से अधिक चीजें सीख सकेगा। तो इसीलिए इसमें सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का बिल्कुल भी आशय नहीं था कि बच्चे को ज्यादा तनाव दिया जाए और ज्यादा उसे क्या बोलते हैं कि अध्ययन के लिए प्रेरित किया जाए, बहुत ज्यादा अध्ययन कराया जाए जिससे बच्चों का मनोबल गिर जाए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य। सतत एवं व्यापक, एक मिनट, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य क्या थे, इन्होंने इनके उद्देश्य कहाँ तक सफल हुए, कहाँ तक सफल नहीं हुए, उसके बारे में इन्होंने बात करी है कि उद्देश्य बनाए थे। जैसे विभिन्न विषयों में निश्चित समय उपरांत बच्चों की प्रगति जानना। जैसे क्या होता है कि बच्चा, जरूरी नहीं है कि वो मैथ में अच्छा हो, जरूरी नहीं है कि वो साइंस में अच्छा हो, कभी 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 ऐसा होता है कि जो बच्चे होते हैं वो विभिन्न विषयों में बहुत अच्छे होते हैं। किसी की साइंस बहुत अच्छी होती है, किसी की मैथ बहुत अच्छी होती है, किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, किसी की हिंदी बहुत अच्छी होती है। तो क्या होता है कि समय समय पे हमको उसकी प्रगति को जानने का प्रयास किया करना चाहिए कि बच्चा किन क्षेत्रों में आगे है और किन क्षेत्रों में आगे नहीं है, तो इसके भी जानने का प्रयास किया जाना चाहिए। सेकंड पॉइंट है बच्चों के व्यवहार में हुए परिवर्तनों का पता लगाना। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि बच्चे को जो हम लोग, जैसे कि इनका उद्देश्य था कि जो साल भर जो मूल्यांकन आकलन और मूल्यांकन इनका किया गया, तो उनके व्यवहार में क्या परिवर्तन आया उसके बारे में
जानने का प्रयास करते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जैसे कि व्यवहार में परिवर्तन कैसा, कि कोई बच्चा जैसे है क्लास में बोलता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं बोलता है, क्या उसका आकलन और सतत एवं व्यापक जैसे मूल्यांकन करा है, तो वो बच्चा उस मतलब जो उनके परिवर्तन थे उस चीजों को वो उनके व्यवहार में परिवर्तन आया है कि नहीं आया। जैसे कि हम आपको एग्जाम्पल देते हैं इसका। जैसे कि हम लोग अभी जो इंटर्नशिप पे कार्य करने गए थे, तो हमारे यहाँ 2 स्टूडेंट थे जो बिल्कुल ही नहीं बोलते थे। उनके काम बहुत अच्छे थे, वो काम बहुत अच्छा करते थे, बट वो क्या करते थे, वो बोलते नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं बोलते थे। हम लोग की 21 दिन की टीचिंग में क्या हुआ कि वो बच्चे, उनका लगातार हम लोगों ने मूल्यांकन किया, तो आकलन भी किया और मूल्यांकन भी किया, तो लास्ट में क्या रिजल्ट निकल के आया कि वो बच्चे बोलने लगे, उनके व्यवहार में परिवर्तन हुआ। कि उन्होंने लास्ट में ये भी बोला कि मैम हम लोग जैसे कि वो क्या होता है कि अंतर्मुखी बालक थे, तो वो लोग बोलते नहीं थे, तो उन्होंने लास्ट में कहा मैम आपने हम जैसे बच्चों पे ध्यान दिया। तो क्या होता है कि बच्चों पे ध्यान दिया जाना चाहिए जिससे उनके व्यवहार में परिवर्तन भी आ सके और उन्होंने किस हद तक किसी भी चीज को सीखा है। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे की व्यक्तिगत और विशेष जरूरतों का पता लगाना। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कि हमारे जो बालक होते हैं ना, हम लोग उनके बारे में नहीं जान पाते हैं कि वो उनके अंदर क्या मतलब ऐसी क्या जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं, विशेष जो जरूरतें हैं वो हैं क्या, पता कैसे लगाना। तो शिक्षक का एक ये भी कार्य होता है। और शिक्षक का कार्य और सतत व्यापक मूल्यांकन का एक विशेष उद्देश्य भी है, जो उनका क्या बोलते हैं कि जो उनका आकलन है वो करना चाहिए, और जो उनकी व्यक्तिगत जरूरतें हैं, जैसे कि आप देख लीजिए क्लास में हर तरीके का बालक होता है, ठीक है। कभी कभी जो विशिष्ट बालक होते हैं वो क्या होते हैं कि वो नहीं बोलते हैं, वो नहीं बोलते हैं। और कभी कभी कोई बहुत सारे बालक होते हैं जो नहीं बोलते हैं, चीजों को नहीं, क्लास में होते कोई भी चीज क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो नहीं बताते हैं, वो चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, कुछ भी नहीं बोलते हैं। उनकी कुछ ना कुछ समस्याएं होती हैं, शायद बहुत सारी समस्याएं होती, तो क्या शिक्षक को पता लगाना चाहिए कि बच्चे के अंदर ऐसी क्या समस्या है कि बच्चा उन सब जो भी हम कोई और बच्चे दे रहे हैं वो बच्चा क्यों नहीं आंसर दे रहा है, उसकी ऐसी क्या जरूरत है, जैसे क्या जरूरत है कि हम लोग वो बच्चा क्यों नहीं कर पा रहा है, क्या ऐसा प्रॉब्लम आ गई, तो उसको जानने का प्रयास करना चाहिए। उसे क्या होता है कि उसे मतलब क्या बोलते हैं उपचार करना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं कि उपचार करना चाहिए, उसका निदान भी करना चाहिए कैसे वो चीजों को मतलब बोल पाए, जो भी हम पूछ रहे हैं वो क्वेश्चन का आंसर दे पा रहा है क्यों नहीं दे पा रहा है, क्यों नहीं दे पा रहा है, हर चीज का आकलन करना चाहिए। जैसे इसमें क्या है विशेष जरूरतों, विशेष जरूरत जैसे हम लोग जो दूरदृष्टि वाले बालक होते हैं जो और जिनको नहीं दिखता है, तो उनको क्या करना चाहिए, उनकी विशेष जरूरतें होती है। कभी कभी कोई बालक होता है बताता नहीं है कि उसे आईज में प्रॉब्लम है, तो वो पीछे बैठ जाता है, तो वो क्या होता है बोर्ड का उसे नहीं दिखता है, तो हम लोग क्या होता है टीचर को चीजें समझ में आने लगती कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो बच्चा बताएगा नहीं, वो बताता नहीं है, तो क्या करना है उसे हम लोग को आगे बैठालना है कि ताकि उसकी आई साइड वीक है तो उसे आगे बैठालना है, तो बच्चा देख सके। और जैसे कि जो बालक जैसे डिसेबल होते हैं जिनके पैरों में कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होती है, तो क्या होता है उन्हें साइड वाली चेयर देनी है जिससे बच्चों को क्या है कि वो अच्छे से चीजों को सीख पाए। क्योंकि अगर अगर हम लोग उनके साथ ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा कि बच्चे जो है ना कि वो पढ़ाई की तरफ फिर मन नहीं लगाएंगे, फिर उनका मन उसी चीज में लगा रहेगा कि हमें तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, हम पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो शिक्षक को उनकी जो विशेष जरूरतें हैं उन पे भी ध्यान देना चाहिए। जैसे कि कोई कोई जैसे कि बहुत छोटे बालक होते हैं जिनकी हाइट बहुत कम होती है, तो क्या है उनको कक्षा में आगे बैठाना चाहिए जिससे उनको देखने में प्रॉब्लम ना हो पीछे, क्योंकि बच्चे तो जहां मन होता है वहां पे बैठ जाते हैं। तो शिक्षक को इस पे ध्यान देना चाहिए कि बच्चे जहाँ पे बैठना चाहते हैं उनकी जो जरूरतें होती हैं उनकी विशेष जरूरतों का पता लगा के उनकी समस्याओं का समाधान भी किया जा सके, ये भी इसका एक विशिष्ट उद्देश्य था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है अधिक उपयुक्त तरीकों के आधार पर अध्यापन और सीखने स्थितियों की योजना बनाना। मतलब इसमें यह कहा गया कि विभिन्न प्रकार के उपकरणों का उपयुक्त तरीकों से मतलब पढ़ाना चाहिए। जैसे बच्चे को, जैसे भी हमने आपको बताया दूरदृष्टि वाले बालक था, कोई बच्चा अगर बिल्कुल ही ब्लाइंड है तो क्या कर सकते हैं हम लोग हैं, तो उसके लिए हम लोग को ब्रेल लिपि आती है, ऑडियो बुक्स आती हैं, उनको आयोजित कराना चाहिए ताकि बच्चा उन सब जो पढ़ना चाहता है वो चीजें उससे सीख सके। उपयुक्त तरीके अपनाया जाना चाहिए। अब जैसे कि कोई बच्चा है वो नहीं जा पा रहा है कहीं भी, जैसे पर्यावरण के माध्यम में उससे कुछ बताना है तो वो नहीं जा पा रहा है, बाहर नहीं जा पा रहा है, शायद उसके पैर में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो क्या है हम लोग को आईसीटी के माध्यम से
उसको दिखाना चाहिए, मॉडल पेपर लेना चाहिए, टीएलएम दिखाने चाहिए, अन्य तरीकों की स्थितियां, मतलब अन्य तरीकों की योजनाएं बनाई चाहिए जिससे कि बच्चा सीख सके और अच्छे से वो सीख सके और उसका आकलन भी हो जाए। इनका एक उद्देश्य ये भी था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, कोई बच्चा या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, किन चीजों में विशेष रुचि है, वह क्या करना चाहता है और क्या नहीं करना चाहता है, इन सब के प्रति समझ बनाना और बच्चे की मदद करना। जैसे भी हमने आपको बताया कि जैसे सतत व्यापक मूल्यांकन का एक निश्चित ही उद्देश्य था कि बच्चे की जिस चीज में, जिस फील्ड में उसका इंटरेस्ट हो, उस फील्ड में ही उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए और क्या करना चाहिए, उसको मदद करनी चाहिए, क्योंकि बच्चा हर फील्ड में तो नहीं जा सकता है। तो इसीलिए क्या, उसको निरंतर उसका मूल्यांकन करते रहना चाहिए और उसकी रुचियों को जानने का प्रयास करना चाहिए, वो किस जैसे रुचि में जाना चाहते हैं। जैसे हम लोग छोटे बच्चे होते हैं तो हम लोग कह देते हैं ना कि ये रिमोट खोल रहा है, टीवी खोल रहा है, तो लगता है इंजीनियर बनेगा। कुछ बच्चे होते हैं डॉक्टर जैसे होते हैं, तो वो हम लोग क्या कहते हैं कि बच्चा देखिए डॉक्टर बनना चाहता है, तो वो डॉक्टर की चीजें ले आएगा, सुई ले आएगा, इंजेक्शन, वो इन सब चीजों के बारे में बात है, वो डॉक्टर बनेगा। तो उसकी रुचियों के बारे में जानना, तो रुचियां जानेंगे, फिर उसके प्रति उनको उसमें समझ भी विकसित करेंगे कि कैसे, और उसमें क्या करेंगे, फिर उसकी मदद भी करेंगे कि आप इस तरीके से काम करेंगे तो आप इस सक्सेस पे पहुंच जाएंगे। जैसे बच्चा रिमोट खोलता है तो क्या है, हम लोग उसको मदद करें तो वो एक अच्छा साइंटिस्ट बन सकता है, वो एक अच्छा डॉक्टर बन सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है। हाँ नेहा, बस आज इतना ही यस रखते सर। हैं। हाँ ठीक है, यस फिर सर। कल इसी को कंटिन्यू करेंगे। और यस सर। आप मुझको मेल कर दीजिए इसका पीपीटी भी, असाइनमेंट भी। ठीक है। यस सर। हाँ, पीडीएफ में कन्वर्ट करके ही भेजना और कोशिश करना कि एक ही मेल में दोनों चीज़ें आ जाएं। ठीक है। और बाकी अभी से देखिए, कल नेहा का प्रेजेंटेशन अभी बाकी है। आप लोगों को यस थोड़ा सर। सा ये सोचना है कि नेक्स्ट के लिए जो भी तैयार, अब आप लोग तैयार होना चाहते हैं, आप लोग इतने लोग हैं अभी इस समय, नेहा 17। के बाद मैं पढ़ाऊंगी। ठीक ठीक ठीक। नेहा के बाद में लक्ष्मी का रहेगा, और इसी तरीके से नेक्स्ट कैंडिडेट भी अपना खुद ही शेड्यूल तैयार कर ले कि मुझको कब प्रेजेंट करना है। क्योंकि ऐसी चीज़ें नहीं है कि जो आप लोग छोड़ सकते हैं या फिर आप छोड़ना चाहेंगे। प्रेजेंटेशन सभी को देनी है और सभी के मार्क्स हैं इसमें। ठीक है। तो इस पर हम लोग कल, यस सर। यस सर। हाँ कल बात करेंगे। और अभी 1 मिनट रुकेंगे हम।